एक्सपेरिमेंटल बॉडी नंबर 166 वू चिंजिंग को सफलतापूर्वक जीन फ्लूइड इंजेक्शन दे दिया गया है। बॉडी पार्ट स्टेबल है, जीन रिएक्शन की कोई साइन नहीं है। दूसरे एक्सपेरिमेंट की टेस्टिंग के लिए इसकी बॉडी को हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया जाए। हिलना मत। ये सब क्या हो रहा है? निकलो यहाँ से। लड़की को जीन फ्लूइड इंजेक्शन दे दिया गया है। रिजल्ट क्या निकला पता नहीं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन सही जा रहा है। मुझे डेटा चिप दिख गया, मैं उसे तुरंत निकाल लेता हूँ। एक्सपेरिमेंटल डाटा चिप बेहद इंपॉर्टेंट है, उसे लेकर आओ। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल बॉडी नंबर 137 डिस्कनेक्टेड। चिप निकाल लिया गया है। उठो, क्या तुम ठीक हो? भूत। क्या तुम अभी भी ड्रामा कर रही हो? डेटा कहाँ है? वार्निंग, लेबोरेटरी केबिन क्षतिग्रस्त कर दी गई है। एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस हाईजैक कर लिया गया है। ये कितना डरावना है। ये है क्या? कितना डरावना क्या? पकड़ो इसे। तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। चलो 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 काम हो चलो। गया। म्यूटेंट बीस्ट जख्मी हो गई है। एक्सपेरिमेंटल बॉडी एक्सपेरिमेंटल चेंबर से भाग गई है। लेकर जाने वाला इंजीनियरिंग काफी समय से मैं चूहिया मारने वाला खेल नहीं खेली हूँ। टेंशन मत लो, सामने ही मेन गेट है। बेबी, कहाँ जाना चाहती हो? सो जाओ, गहरी नींद से सो जाओ, फिर तुम आराम से घर जा सकोगी। बताओ, किसने भेजा था यहाँ तुम सबको? तुम्हारा मकसद क्या है? बताओ मुझे।
मुझे बता भी दो। हटो, दूर हटो। मोटू, होश में आओ। मोटू, तुम ठीक हो ना? हेडक्वार्टर तक ये चिप पहुंचाना है। ये चिप किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। जाओ। ओवर। आपको पास्ट में ले चलते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा मुबारक, एक्सपेरिमेंटल बॉडी सुई युक्सी ए ग्रेड म्यूटेंट में तब्दील हो चुकी है। इंसानी दुनिया में ये एक क्रांति है। क्या ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है? कौन हो तुम? कहां से आए हो? तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ली योंगसुन, तुम भी डरोगे। तुम मुझे मार रहे हो। मैं तुम्हारी दादी के पेट से जन्मा था। मैं तुमसे एक पीढ़ी बड़ा हूं। तुम मुझे बाप कहकर बुला सकते हो। हेलो मेडुसा। प्लीज इंस्ट्रक्शन। उन लोगों का पीछा करो और चिप ढूंढ कर लाओ। ओवर। वो चिंचिंग
उठ गई तुम? अरे घबराओ मत, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें कुछ याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरा नाम कहाँ मिली मैं? कैसी हो तुम? हाय। सुनो, अरे कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। तुमने आने में बहुत देर कर दी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा है ना? ज्यादा मत पियो, तुम्हें चढ़ जाएगी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं जू यांग हूँ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अरे कुछ बोलो तो सही। तुम्हें पता है तुम मुसीबत में हो। चलो मेरे साथ वापस मैंने चलो। बताया था ना तुमको, वो देखो वहाँ पर, देखो उसे। तुम अभी मुसीबत में हो। सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? मैं कब से बोल रहा हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? कुछ तो बताओ। चलो तुम्हें दवाइयों की जरूरत चुप हो है। जाओ। बेटा, बेटा, थैंक यू सो मच। समझ में नहीं आया किसको लगा। अचानक ये सब कैसे हो गया? हाँ पता नहीं, कुछ समझ कौन नहीं है आ रहा है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। लड़का ठीक तो है ना? एक्सपेरिमेंटल बॉडी वू चेंजिंग लॉक, इसको अरेस्ट किया जाए। हाँ, निकलो यहाँ से। चलो यार, लोग कौन आ गए? कौन हो तुम लोग? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। चलो मेरे साथ। कौन हो तुम? मैं स्पेशल केस इन्वेस्टिगेशन टीम से हूँ, यांगजू। एक्सपेरिमेंटल बॉडी का पीछा करके उसे चीप लो। तुम्हें एक काम कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, सही कहा ना? फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात तुम्हारे लिए मायने रखती है? इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खुश नहीं हो? क्यों खुश नहीं हो? मैं यहाँ के म्यूटेंट इंचार्ज हूँ। तुम्हारा मामला फंड कलेक्ट करना है। जो मामला तुम्हारे अंदर नहीं है उसमें तुम बिल्कुल मत पड़ो। मेडुसा, प्लीज इंस्ट्रक्शन। डेटा एनालाइज करने में मदद करो। चेंजिंग फ्यूजन
रेट घटकर 20% पर पहुंच गई है और क्वालिटी बी ग्रेड म्यूटेंट की हो चुकी है। तो हम ये ग्रेड म्यूटेंट चो युक्सी को भेज देते हैं। वो चिंचिंग को मारने के लिए चिप लेकर आ जाएगी। कुंग-फू की प्रैक्टिस रातों रात नहीं की जा सकती। तुम्हारे एक्शन देख करके लग रहा है तुमने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग ली है। तुम जरूर कोई सीक्रेट एजेंट हो। बताओ, साउथ कोरिया से आने का तुम्हारा मकसद क्या है? अगर मुझे कोरिया से आने का मकसद पता होता तो मैं तुमसे क्यों बात करती? तुम्हारे जैसे 5 लौंडों को मैं अकेले संभाल सकती हूँ। बढ़िया, कम से कम बोरिंग टाइम तो खत्म हुआ। बताओ तुम कौन? नहीं बताओगी तो भी हम जान जाएंगे। तुम रातों रात गायब भी हो सकते हो। देखो, रात की बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हर आदमी को एक लिमिट में रहना चाहिए। तुम्हारे सारे गियर मेरे हाथ में हैं। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। शायद मैंने इन लड़कियों को देखा है। तुम यहाँ की नहीं हो। ये मिसिंग गर्ल्स भले ही अलग अलग बैकग्राउंड से क्यों ना आती हो, लेकिन सबकी सब लिंचिंग के आसपास से ही गायब हुई हैं। और इनके बारे में लोकल लोग को भी कुछ नहीं पता है। लेकिन नसीब मुझ पे मेहरबान है। तुमसे मिलने के बाद लगा कि तुम उनसे छूट के भागी हो। मुझे लग रहा था कि तुम विक्टिम बनी थी, लेकिन अब जाके पता चला शायद तुम मास मर्डरर हो। इससे पहले तुम गिरफ्तार हो, तुम्हें सेफ्टी के प्रति सीरियस हो जाना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई मैं जानना चाहता हूँ। ऑफिसर सीसीटीवी से तुम्हें पहचान लेंगे, इसलिए मॉनिटरिंग सिस्टम हैक करके तुम्हें गायब करना होगा। बॉस, ये स्कैनर ले रहा हूँ। हिलना मत। हाँ, मेरी याददाश्त वापस कब आएगी? सबसे पहले मैं तुम्हारे फेस को गायब करूंगा। उन्होंने तुम्हारी याददाश्त को डीप में डाल दिया है ताकि तुम उनके बारे में कुछ लीक ना कर सको। मतलब तुम्हारी याददाश्त टेम्परेरी गायब है, लेकिन वो कब वापस आएगी ये ऊपर वाला ही जाने। लगता है चिंचिंग का फेस मुझसे मैच करता है। और कोई क्लू चाहिए क्या तुम्हें? ये चिप मेरी जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बेहद एडवांस चिप है। इसे ओपन करना बहुत मुश्किल है। इस चिप को हाइडली इनक्रिप्टेड तरीके से डेवलप किया गया है। इसे बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी यूज की गई है ताकि ये ओपन ना हो सके। देखो, प्लग लगाओ। कौन है? कौन है? पुलिस, हमें कोऑपरेशन चाहिए। हेलो। नमस्ते। नमस्ते सर। आसपास के इलाके में कुछ बुरी घटनाएं हुई हैं, हिंसा की कुछ घटनाएं। एक सस्पेक्ट है। तुमने देखा इसे कहीं पर? पता नहीं, आज तो मैं पूरा दिन घर पे था। अच्छा, यह अंदर कोई और भी है? मतलब तुम्हारे साथ इस रूम के अंदर कोई और भी है क्या? कोई नहीं है, मैं घर में अकेला रहता हूँ। अरे क्यों रुक गए बीच में? मत जाओ। चालू रखो, दरवाजा बंद कर देता हूँ। अरे बाप।
रे। कोई बात नहीं। तुम संभालो। अरे बाप रे, तुम्हें कैसे पता चला? बड़ी बहन, हम फिर मिल गए। चुयुक्सी, तुम वीडियो वाली हो ना? बहुत अच्छे। चुयुक्सी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मेरे घर आई हो। घर जाओ। पापा मम्मी। वार्निंग, गद्दार लड़की को भागने के जुर्म में मार देना है। ए ग्रेड म्यूटेंट चोई युक्सी, तुम अपना काम शुरू करो। मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। एक्सपेरिमेंटल डेटा चिप मुझे दे दो। वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ग्रेड बी बेचारी अब कचरा बन गई। मिस्टर वोंग, देख लिया, जब बहुत पैसा होता है ना तो हम काफी पावरफुल म्यूटेंट्स बना सकते हैं और कल की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो, तुम्हारी कंपनी में संभावनाएं तो काफी हैं, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूं। हम वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां रिटर्न की संभावना हो। तुम मुझे यहां 3 बिलियन युआन इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हो। मान लेता हूं कि ये ए ग्रेड म्यूटेंट हमारे साथ आ जाते हैं, फिर भी कल की लड़ाई में हमारा क्या फायदा होने वाला है? हम दोनों को अच्छी तरह से पता है कि कल की लड़ाई एस क्लास म्यूटेंट से होगी। समझ रहे हो ना? मिस्टर वोंग, साइंस कभी समय को जीत नहीं पाएगा। सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालूंगा। 3 बिलियन युआन, इतने में 3 एस क्लास म्यूटेंट हायर कर लूंगा मैं कल की लड़ाई के लिए। और मैं तुम्हारे साथ दूसरे म्यूटेंट्स के बारे में बात करके समय भी खराब नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके लिए गवर्नमेंट से तुमने कोई परमिशन नहीं ली है। चलता हूं। अगर हमारी डील फाइनल नहीं हुई, मतलब ये नहीं कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगे। कोई मेरे म्यूटेंट्स को बकवास कैसे कह सकता है?
चिप दो। हे रुक जाओ। तुम्हें यही चिप चाहिए ना? चिप चिप। तुम मरने की हालत में हो और तुम्हें चिप चाहिए? हाँ बड़ी बहन, हम दोनों फ्लूइड जिन इंजेक्शन के टेस्ट प्रोडक्ट हैं। जिन हमारे ब्लड का हिस्सा बन चुका है। फ्लूइड जिन इंजेक्शन कंटिन्यू लेने पर ही जिंदा रह सकते हैं। चिप उसको नहीं दे सकते। बड़ी बहन, मेरा मकसद तुम्हारी जान लेना नहीं था। और मुझ जैसे कई लोग मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल हो रहे हैं। यून जी, मैं चाहती हूँ कि घर चली जाऊं। जो युक्सी ने ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन लीक कर दी है, टर्मिनल एंजेला प्रोग्राम भंग कर दिया गया है। हे 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 उठ जाओ अपनी आंख खोलो। जेनर इंड्यूस्ड फील्ड। हेलो मेडुसा, प्लीज इंस्ट्रक्शन। 3 दिन बाद कल की लड़ाई के लिए एक लेटर भेजो। कुछ लोगों को ना सिर्फ बातें ही करना आता है, बल्कि खुद का काम तो उनको आता नहीं। ये कितना फनी है। एंजेला, जो यूं के अलावा तुम्हारे हाथ में कोई और कार्ड नहीं है। लगता है तुम्हें अभी मेरे खिलौने के बारे में पता नहीं। बेचारा मिस्टर वोंग, ये सिर्फ सेकंड की दूरी पर है। तुम लोग सिर्फ बिजनेस पार्टनर हो। मेरा सामान हटाने के लिए तुम्हें किसने कहा? सामान की बात कर रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन की? तुम ये मत भूलो म्यूटेंट किसके हाथ में है। गद्दार को मार देना कैसा रहेगा? आज सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो चेंजिंग है। हाँ, बाय द वे, मैं तुम्हें बताना भूल गई। वोंग के साथ तुम्हारे नेगोशिएटिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आफ्टर ऑल मुझे फालतू लोग पसंद नहीं। मिस्टर ली, आपका कॉल। एंजेला, मैं निराश नहीं होता। वो चिंचिंग का परफॉर्मेंस लाजवाब था। चिप के साथ उसे भी जिंदा लेकर आओ। सब कल की लड़ाई के लिए है। मैं एक अमर प्राणी बनूंगी जो टाइम और मृत्यु पर विजय पाली हो। तुम्हारा क्या? फंडिंग का क्या हुआ? मैंने बहुत बड़े कारोबारी से कांटेक्ट किया है। 3 दिन के बाद फंडिंग हो जाएगी। फिर कोई बेवकूफी मत करना। तुम्हारा मनोरंजन देखने के लिए मैंने तुम्हें जिम्मेदारी नहीं दी थी। मैं एक अमर इंसान बनूंगा जिसने टाइम और मृत्यु पर विजय पा लिया। 3 दिन के अंदर तुम्हें वो चिंचिंग को लाना है। टाइम याद रखना।
ये दवाई मेरे लिए नहीं थी, इसका इफेक्ट क्या होगा मुझे नहीं पता था। काम कर गया, काम कर गया। ये ठीक है, ये ठीक है। चिप कहाँ है? चिप मेरे पास है, मेरे पास है। माँ, अब तो ये होश में आ गई है, इसे कुछ होगा तो नहीं ना? ऐसा कैसे हो गया? इसका इस तरह से उठकर बैठ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सुना है कि हाल ही में मार्केट में एक नई मेडिसिन आई है जिसे खाने के बाद लोगों को मारना काटना आम बात हो जाती है। उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सच है? हे बुद्धदेव कृपा करना। लड़की लड़की अब तुम बिल्कुल ठीक हो। कैसा लग रहा है तुम्हें? काफी बेहतर, थैंक यू आंटी। तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है। कब शादी करोगे तुम इस लड़की को लेकर यहाँ आए हो। ये जब भी आता है मेरे लिए कई मुसीबतें लेकर आ जाता है। कभी भी मुझे शांति से जीने नहीं देता, पता है तुम्हें? फिर भी मैं इसके लिए सब कुछ मैनेज करती हूँ। बहुत ही बदमाश है ये, कितना कुछ मैनेज करूंगी मैं। चलो आ जाओ मेरे साथ, अगरबत्ती जलाओ। आ जाओ, तुम बहुत ही बदमाश हो, पता है तुम्हें। चलो जाने दो, जो हो गया सो हो गया। देखो ना ये लड़की कितनी सुंदर है। अगर तुम इसे मिस कर गए तो हाथ से निकल जाएगी। तुम इतने बूढ़े नहीं हुए हो। तुम्हें जिंदा रहने के लिए काफी मात्रा में जेनेटिक इंडक्शन फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी और मेरी माँ को ये फ्लूइड यहीं से मिला था। और इस बार में तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे। यहाँ अपनी प्रोफाइल को लो करके रखना। याद रखना तुम्हारा जिन फ्यूजन रेट कम हो गया है। पहले तुम्हें जिन इंडक्शन फ्लूइड की जरूरत है। प्यार से मान लेना, एक्स्ट्रा एक्टिविटी मत करना। हेलो, क्या ढूंढ रही हो तुम? तुम्हारे बॉस से मिलना है। लड़की, मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ। जो काम है मुझसे बोलो। ये हेलो, अरे सुनो। दोस्त, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। जीन फ्यूजन रेट 3%। क्या? यहाँ किस लिए आई हो? सुना है तुम्हारे पास जिन इंडक्शन फ्लूइड है। अच्छा, इसके लिए। कहाँ से आई हो? किसने भेजा है तुम्हें? मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से भागी हूँ, उन्होंने जेनेटिक इंजेक्शन लगाया है। तो तुम जेनेटिक पीरियड पास नहीं कर पाई। मुझे जीन इंडक्शन फ्लूइड दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। मैं जो चाहूंगा वो करोगी। सुनो 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 सुनो, ये मेरे लिए पूरी दुनिया ला सकती है। योहो! तुम इकलौती डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं हो जो वहां से भागी है। मुझे ये बताना चाहिए या नहीं? बेशक।
यहाँ जो भी है उसमें से हर एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट ही है। मैं तुम्हें कुछ जेनेटिक इंडक्शन फ्लूइड दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि जीन फ्यूजन रेट 3% मात्र। तुम बहुत ही रेयर केस हो। मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन में वापस नहीं भेजोगे? हो, अब कैथरीन डायन की हत्या हो गई है। मैंने ही उसे मारा था, जिससे सप्लाई रुक गया, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। प्रेसिडेंट कैथरीन का मर्डर हो गया है। तो अब मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। स्माइल। मेडुसा की तरफ से उस आदमी को इनाम में जेनेटिक इंडक्शन फ्लूइड दिया जाएगा, जो ए ग्रेड म्यूटेंट वू जिनचोंग को पकड़ लेगा। निराशा मिलेगी तुम्हें। अरे ये क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था ना अपना प्रोफाइल लो रखना। तुम ऐसा क्यों करती हो? यहां खड़ी मत रहो, चलो। मां, थोड़ा सा इंजेक्शन चला गया, बस इतना ही काफी है ना। ठीक है प्यारी लड़की, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ तुम जेनेटिक पीरियड से गुजर रही हो, है ना? थैंक यू आंटी। पर कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा माँ, इस बार मैं ये बहुत मेहनत से लाया हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं जरा बाहर घूम के आ जाऊं? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मुझे इसकी आदत हो गई है। अगर मैं अभी नहीं गई तो देर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ तुम दोनों अच्छे से रहोगे। गुड बाय। ओ ओ ओ ओ ओए। तो बताओ अब हम क्या करें? मेडुसा हॉस्पिटल चलते हैं, सच्चाई का पता लगाने। Come on. वो चिंचोंग बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहे हैं। किसी पर यकीन मत करना। मेडुसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट करो।
जल्दी आओ, बाहर का रास्ता सामने है। जीन को इंजेक्शन देकर एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार कर लिया गया है। मुझे सब याद आ गया। वो चिंचिंग बहु इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वांग चुआन ने पता लगाया है कि मेडुसा प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में जिन इंजेक्शन फ्लूइड पर सीक्रेट स्टडी कर रही थी, वहां लोगों को किडनैप करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। आगे की कार्यवाही करने के लिए हमें सबूत चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुम्हें एक नई पहचान दी जाएगी। असाइनमेंट एक्सेप्ट। तुम्हारा नया नाम रहेगा वी चिन चोंग। मैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की मेंबर हूँ। भूत। कैब 3 दिन हो गए। वांग चांग जुआन और भूत अभी तक ज्वाइन पर नहीं आए हैं। मुझे तो लगता है हमें एक्शन लेने की तैयारी करनी चाहिए। हॉस्पिटल को सीसीटीवी से कनेक्ट करो। प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल को सीसीटीवी सिस्टम से कनेक्ट करो। हेलो मोचिन चोंग, मैं मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजर एंजेला हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ, चाइना टाउन में इवनिंग बाद ड्रिंक करने वालों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तुम कहना क्या चाहती हो? आधे घंटे बाद वो चेंचंग और लैब का डेटा चिप लेकर चाइना टाउन आ जाओ, नहीं तो तुम जानते हो चाइना टाउन में किसी को भी मेरी बात काटने की हिम्मत नहीं है। ये बहुत आसान है मेरे लिए। झाओ यांग, मुझे आज्ञाकारी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अब क्या करना चाहिए? तुम कर भी क्या सकते हो? मैं तुमसे अगले टास्क के बारे में पूछ रहा हूँ। जिन इंडक्शन फ्लूइड लेंगे और मेडुसा की क्राइम एविडेंस और सिक्योरिटी एजेंसी को देंगे, फिर वही लोग डील करेंगे। अरे यार, तुमने सुना नहीं अभी उस जेनेटिक लड़की ने क्या बोला? मैं चाइना टाउन वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। टास्क इन सब से ऊपर है और मेरा टास्क है क्रिमिनल एविडेंस को सेफ्टी देना। कोई जिए चाहे मरे, मेरी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा ये मतलब है टास्क की ह्यूमन लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर हम चाइना टाउन जाएंगे, नो डाउट मर जाएंगे, लेकिन मेडुसा का पर्दाफाश करने के लिए यही आखिरी मौका है और इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, तो अब हमारी दोस्ती यहीं खत्म होती है। मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, दोस्तों को, पड़ोसियों को। तुम जाबाज हो, प्लीज दुनिया को बचा लो। स्पेशल ऑपरेशंस टीम मेंबर भूत टास्क रिपोर्ट देने आई हूँ। इसमें मेडुसा की क्राइम रिपोर्ट्स और कुछ वीडियोस हैं। टास्क कंप्लीट हो चुका है, तुम हेडक्वार्टर जा सकती हो। कैप, चांग जुआन टास्क के दौरान मारा गया। आप इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे? केवल वांग चुआन का बलिदान ही नहीं, तुम भी मर गई होती। फिर भी ऑर्गेनाइजेशन सबूत इकट्ठा जरूर करती। ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एविडेंस कलेक्ट करने का मौका नहीं गंवाती। वहां और लोगों को भेजा जाता।
जो अपनी जान जोखिम में डालकर टास्क कंप्लीट करते। शायद मेडुसा ग्रुप बहुत आगे जा चुका है, बहुत ज्यादा आगे। बहुत से लोगों को जहर दिया। तुम्हें लगता है वांग चांगजुआन का बलिदान व्यर्थ गया होगा? कैप, अगर आपको कभी कुछ चुनना पड़े तो कैसे पता चलेगा कि आपका चयन सही है? अकेले आए हो? मुझे लगा कि तुम अकेली आओगी। जो जैसा करता है वैसा भरता है। वो चिनचोंग की जान मैंने बचाई। क्राइम डेटा तक पहुंचाने में उसकी मैंने हेल्प की। हमारा मकसद क्लियर था। मैं लोगों की जान बचाता हूँ और यही मेरा काम है। और वो अपने एजेंसी का झंडा लहराने का काम करती है। झंडा लहराने आ गई। सब लोग इकट्ठे काम करो। झंडा लहराने से तुम्हारा क्या मतलब है? पहले मैं मिशन के लिए जिंदा थी और अब मैं उनके लिए आई हूँ जिन्हें जरूरत है। अच्छी तरह से सोच लो ताकि बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। पछतावा तो शायद तुम्हें हो रहा होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये याद रखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं, एंजेला हमारी कंपनी की एक क्लास म्यूटेंट है। वो गॉड की एक गिफ्ट है, लेकिन इंसान को परफेक्शन पाने की कोई सीमा नहीं है। नई एक्सपेरिमेंटल बॉडी उससे लड़ाई करने वाली है। वो परमेश्वर की बेटी है। कल की लड़ाई के लिए सिर्फ वही काफी है। याद रखना तुम लोग। जंग को दिखाओ। लाइव ब्रॉडकास्ट ओपन। साथ में रहते थे, पापा भालू, मम्मी भालू, बच्चा भालू।
मेरी चाकू बहुत तेज चलती है। ये मेरी सेल्फ हीलिंग रेट से भी तेज है। वार्निंग, म्यूटेंट मैनेजर एंजेला मारी गई। जीन फ्यूजन रेट बढ़कर 40% हो गया है। कॉम्बैट पावर इंडेक्स S लेवल तक पहुंच गया है। मिस्टर ली, नए मेडुसा एक्सपेरिमेंट बॉडी का ग्रोथ रेट अमेजिंग है, लेकिन लगता है ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मुझे लगता है मेडुसा टेक्नोलॉजी को और डेवलप करना होगा, और अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। हाँ, ये सही कह रहा है, बात तो सही है। तुम लोग बस अपना पैसा लेकर आओ, बाकी सब हम देखेंगे। तुम लोगों को इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस मिलेगा। तुम यहाँ किडनैपिंग करते हो। डरो मत, जाओ और पैसा लगाओ। तुम अभी मर नहीं सकते। लगता है आज मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। लेकिन तुम डरना मत। शायद मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखने का मौका ना मिले। सुनो, एक्सपेरिमेंटल बॉडी नंबर 166 वू चिंजिंग, तुम्हारे शानदार काम को देखते हुए मेडुसा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें हमारे साथ जुड़ने के लिए सम्मान के साथ इनवाइट करती है। मिस्टर ली यूंग शान मैनेजर मेडुसा हाउस में तुम्हारा इंतजार करेंगे। लियोंग शान, बस करो, खेल खत्म हुआ। वो चिंचिंग, तुम और मैं दोनों परफेक्ट ह्यूमंस हैं। हम दोनों साथ मिलकर बना सकते हैं नई दुनिया। नई दुनिया कैसे होगी तुम्हें क्या लगता है? उसमें निर्दोष लोगों का बलिदान लिया जाएगा। मैं वो कर सकता हूं जो तुम सोच भी नहीं सकती। मैं ये सब कुछ अपनी जनता के लिए कर रहा हूं। मुझे मत समझाओ, मैं समझूंगी भी नहीं। मैं सिर्फ वही करती हूं जो मेरे हिसाब से सही हो। तुमने मुझे काफी निराश किया। तुम्हारी यहां कोई औकात नहीं है। तुम मेडुसा ज्वाइन करने के काबिल नहीं हो। मैं ज्वाइन करना भी नहीं चाहती हूं।
परफेक्ट नहीं हो। मैं यहां से तुम्हें देवताओं की दुनिया में भेजूंगा। क्या है? रोस्टेड और चिकन फ्राई। जब तुम टीम में होते हो तो क्या सोचते हो बताओ? एक दूसरे की हेल्प करना, सब पे ट्रस्ट करना। हमने काफी समय साथ में बिता लिया, क्यों ना अब लीगली हम एक हो जाएं? तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं मेडुसा ग्रुप से भागी हुई एक डिफेक्टर थी। पता नहीं तुम किसके लिए काम करते हो। नामुमकिन। मैं उसूलों के हिसाब से काम करता हूं। चलो। क्या कर रहे हो? रिलैक्स रिलैक्स बाबा रिलैक्स। एक बार जरा सोच के देखो, तुम अभी सियोल में हो, चिकन फ्राई खा रही हो, सोजो पी रही हो, और वहां मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं। बारिश हो रही है, टिप 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 टिप, और उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा बताओ? मैं बताऊं? वैसे भी तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। हाँ, पता है माँ ने क्या कहा था? तुम जिस लड़की को लेके आए हो ना, वो बहुत खूबसूरत है। बचपन से लेके आज तक तुम पहले आदमी हो जिसने मेरे बाल बांधे। अब हमेशा ही ऐसे होगा क्या? साथ में मूवी देखने चले? उसके बाद मैं तुम्हें मूवी नहीं दिखा पाया। मैं स्पेशल केस के इन्वेस्टिगेशन टीम से हूं। मेरा नाम है यांग झाओ।
27 को 5:15 पर साउथ कोरियन पुलिस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी मिलकर मेडुसा ग्रुप के लीडर ली यूंग शुंग को अरेस्ट कर चुकी है। वहां से काफी मात्रा में अवैध जीन इंजेक्शन फ्लूइड बरामद हुआ है और वैसे लोगों की लिस्ट मिली है जो इनलीगल रिसर्च कर रहे थे। नहीं लगा था तुमसे मिल पाऊंगी। तुम्हारे साथ मूवी देखने का दिल किया तो आ गया। वक्त का सबसे बुरा दौर है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खास है। जेनेटिक टेक्नोलॉजी हमारे समाज के लिए एक चैलेंज है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी भी है। अतीत के अनुभव चाहे अच्छे रहें या बुरे, वो हमारे बॉडी में कभी ना खत्म होने वाली बदलाव लेकर आई थी। मैं भूत हूँ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की एजेंट। हम आगे अपना काम करते रहेंगे। मकसद होगा न्याय, क्योंकि हम दुनिया को बचाना चाहते हैं। जीन्स हमें बदल सकते हैं, तो हम भी जीन्स को बदल सकते हैं। आकाश में जन्मे प्रकाश से चलने वाले हम लोग आ रहे हैं एक बेहतरीन वक्त लाने के लिए। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी स्पेशल ऑपरेशंस की टीम मेंबर भूत रिक्वेस्ट एक्शन। Disclaimer: this story explores grown-up emotions and complex relationships. It's meant for adults, so please listen with care. The air felt heavy that weekend. Not just from the summer heat, but from everything left unsaid. We were at a lake house that belonged to a friend, just 4 of us, finally taking the quiet break we talked about for months. Laughter drifted in from the deck. My husband was out there with Darren, his closest friend, a glass in hand, relaxed and smiling. I stayed inside a little longer than needed. I pretended to search for wine glasses, even though I already knew exactly where they were. My thoughts were elsewhere. I could still feel a brief touch from earlier. Darren's hand at my lower back. It hadn't been bold. Just lingering. Long enough to mean something. He didn't say much after that. He didn't need to. The look he gave me said plenty. Outside, the sun dipped low over the water, turning everything gold. Inside, time felt slower. Closer. Almost suspended. My husband had seemed different lately. Quieter, but also more present. As if he was really noticing me again. There were small moments between us. Shared looks. Slight smiles. A kind of understanding that didn't need words. I'd catch him watching me when I moved, when I adjusted my dress or shifted in my seat. There was no anger in his eyes. No doubt. Just interest. And something else. Something open. After dinner, we all went back inside. The lights were low. Music played softly in the background. Wine was poured, then poured again. A simple game turned light-hearted, then teasing. Nothing rushed.
Nothing forced. When Darren stepped closer behind me, I felt it before I saw it. He brushed my shoulder. A quiet gesture. I didn't move away. I looked at my husband. He met my eyes and held them. There was a pause. A long one. Then a slow smile. When he spoke, his voice was calm, almost gentle. And those words shifted everything. I stayed still. I didn't look away. My heart wasn't racing from fear. It was racing because I understood. This wasn't just about the moment. It was about trust. About change. About something new taking shape between us. And once I saw it clearly, I knew I didn't want to turn back. The room went quiet, but not uncomfortable. The silence felt alive. Darren stopped, as if waiting, not pushing forward or stepping back. Just listening. The music hummed on, low and smooth, stretching the moment. I could hear my husband's breathing behind me. Steady. Grounded. His eyes never left mine. He wasn't upset. He wasn't pulling me away. If anything, he seemed curious. Almost proud. It surprised me how natural it felt. It hadn't always been this way. We'd been together for years. Married for 3. We'd fallen hard when we met, then built a life that was warm and familiar. Comfortable. But recently, we'd started talking more honestly. About wants. About curiosity. About ideas we used to keep to ourselves. At first, I thought they were just thoughts. Nothing real. But standing there, with Darren close and my husband watching, truly watching, I realized those conversations meant more than I'd thought. This wasn't an accident. It was a turning point. And we'd always trusted Darren. That part was true. He had always been easy to be around. Confident without showing off. Funny without trying. The kind of person whose presence quietly filled a room. We'd spent a lot of time together over the years. Double dates. Long drives. Even that wine tour weekend where we all ended up sharing hotel rooms and laughing until too late. Nothing crossed a line back then. Still, I'd noticed things. A look held a beat too long. A smile meant just for me. And clearly, I wasn't the only one who noticed. Darren stepped a little closer. I felt his breath near my neck, warm and careful. When he spoke, it was barely above a whisper. Are you sure about this? He wasn't asking me. He was asking my husband. My husband answered with a slow nod. Calm. Certain. That single movement sent a rush through me I wasn't prepared for. I swallowed, trying to understand what I was feeling. Nerves, excitement, something new entirely. My skin felt sensitive. My dress suddenly too light. The air itself felt heavy, like it was waiting. Then Darren leaned in just enough that his lips brushed near my ear. Not a kiss. Just a touch. I let out a quiet breath, and the moment stretched on, fragile and intense all at once. Time felt strange. Like it had slowed down just for us. I stood there between them, but the real tension lived in the space we shared. What wasn't being said felt louder than anything spoken. My husband still hadn't moved. He didn't need to. His presence was steady. Reassuring. Almost anchoring me in place. And yet, something inside me shifted. This didn't feel random. It felt like a path we'd been circling for a while without naming it. Late-night conversations. Honest questions. Gentle confessions about trust and curiosity. About letting go of old rules. And somehow, one name always came up. Darren. What I never said out loud was that I'd thought about him too. More than once. Small moments that stayed with me. The way he came in from the lake one afternoon, still damp, laughing like he didn't know anyone was watching. Or that dinner where we all drank a little too much and he sat just close enough that our legs touched, neither of us moving away. And now, here we were. No more imagining.
No more wondering. Still, I hesitated. Not because I didn't want this, but because it mattered. Darren's hand hovered near my hip, barely there. You don't have to do anything you're not ready for, he said softly. There was no pressure in his voice. Just care. That surprised me more than anything. I turned slightly and looked at my husband. He had moved closer, leaning against the wall, watching us with an expression I couldn't quite read. Say something, I whispered. He met my eyes, and the look he gave me stopped my breath. It wasn't just desire. Or approval. It felt deeper than that. Like love mixed with trust. Like letting go was its own kind of closeness. I want to see you let yourself feel this, he said quietly. Not because I'm stepping away. Because I believe in you. In us. The room seemed to tilt for a moment. Because suddenly, I understood. This wasn't about one choice or one night. It was about how we saw each other. How willing we were to grow, even when it felt scary. Before I could answer, Darren leaned in again, slower now. His lips brushed my collarbone. His hand rested at my waist, warm and steady. And across the room, I heard my husband breathe out, not with worry, but with acceptance. And in that instant, I realized we had already crossed something invisible. Maybe not a rule, but a feeling. My skin felt warm where Darren's hand rested. Light pressure. Careful. Like he was aware of every breath I took. The room seemed to close in, or maybe everything else just faded out. There was nothing beyond this moment. My breathing. His closeness. My husband's steady attention from across the room. Every part of me felt awake. Darren spoke so softly I almost missed it. Tell me to stop, or tell me to keep going. I didn't answer out loud. I just tilted my head a little, offering the side of my neck. It was small. Quiet. But it said enough. He moved slowly, like he understood the weight of it. His lips traced the edge of my shoulder, barely there. I felt his breath before the touch. His hand shifted along my side, not demanding anything, just present. A question waiting for an answer. Then I sensed movement. My husband stepped closer. He didn't break the moment. He moved around us, unhurried, stopping just behind me. I felt him there. Familiar. Solid. He didn't reach for me. Instead, his hand rested briefly on Darren's shoulder. No words. Just trust. Something changed in the air. It wasn't just attraction anymore. It felt deeper. Like honesty layered over vulnerability. The three of us stood close, almost touching, connected without needing to move. The kind of tension that makes everything feel sharper, more real. I turned my head slightly, looking at them both. I don't know what this means, I whispered. My husband answered without hesitation. It means we're choosing it. Together. That word landed heavier than I expected. Together. This wasn't about one person or one moment. It was shared. A choice made openly. No hiding. No pretending. I reached back, found Darren's hand, and guided it to rest against my leg. He inhaled softly. We were close now. Close to something that felt both thrilling and serious at the same time. His lips brushed my neck once more. My husband's breath was steady behind me. And just as everything seemed to hold still, there was a knock at the door. We froze. No one was supposed to be there. The sound cut through the room, sudden and sharp. Another knock followed, firmer. I pulled away on instinct, adjusting my dress as reality rushed back in. My heart was pounding, not just from surprise, but from the realization of how far we'd already gone in our minds. Darren stepped back. My husband moved toward the window and looked out, his expression changing. It's her, he said quietly. Who? I asked quietly. My husband turned toward me. There was a flicker of doubt in his eyes before he answered. Chloe.
The name landed heavy. Chloe. His ex. The one who never fully disappeared. The one who laughed a little too loud at parties and stood a little too close. The one I'd always felt unfinished business around, even when no one said it out loud. What is she doing here? I asked. The warmth in my body drained, replaced by a sudden cold. She texted earlier, he said. I didn't think she'd actually show up. But there she was. Standing on the porch like she belonged there. Long dark hair falling loose. Bare legs. Shoes far too sharp for a quiet lake house weekend. She looked exactly like she always had. Confident. Disruptive. Trouble wrapped in a smile. The knock came again, softer this time. My husband hesitated, then opened the door. Sorry, Chloe said easily as she stepped inside, brushing past him without waiting for an invitation. I was nearby and thought I'd stop in. She froze when she took in the room. Me. Darren. The tension that hadn't had time to fade. Her eyes lingered on me just long enough to register it. Then she smiled. Well, she said lightly, looks like I missed something. There was a note in her voice that made my stomach twist. And then I noticed it. A brief look between her and Darren. Quick, but charged. Something old, maybe. Or something imagined. Either way, it stirred something sharp in me. Not anger exactly. More like fear. The realization that I might not be the only spark in the room. The energy shifted again. Darren cleared his throat and stepped back, offering a polite nod. Didn't expect company, he said. Chloe's smile widened. I bet. I looked at my husband. He wasn't amused. He wasn't relaxed either. He was watching me closely, like he was waiting to see how I'd react. And that's when it hit me. This wasn't just about attraction anymore. This was about trust. About boundaries. About how much control we really had when things stopped going as planned. Chloe moved closer, her eyes taking everything in, curious and calculating. She wasn't just visiting. She was a variable. A disruption. Maybe even a test. She stopped near me, close enough that I could feel her presence. If you're not finished, she said softly, maybe there's space for one more. The words hung in the air, sweet and dangerous all at once. Darren looked from me to my husband. My husband didn't move. His expression gave nothing away. Not agreement. Not refusal. Just thought. Like he was weighing something carefully. The house felt suddenly loud with quiet things. The water outside. The tick of the clock on the wall. My own heartbeat. This was the moment. The one where something had to shift. Or crack. Or grow. I took a step forward. Why are you really here, Chloe? I asked. She smiled, but it didn't reach her eyes. Because he used to be mine, she said, glancing at my husband. And I wanted to know if I still mattered. The room went still. Darren shifted, clearly uncomfortable now. My husband stepped closer to me, his presence steady. You never lost your place, he said calmly. You just outgrew it. We all did. Chloe laughed, but it sounded hollow. Looks like you're growing into something unexpected. I reached for my husband's hand, and he took it firmly, like an anchor. No, I said, lifting my chin. We're growing into each other. I looked at Darren. And this was never about tearing anything apart. It was about seeing how strong our trust really is. Darren held my gaze and nodded once, slow and thoughtful. Then let me stand inside that trust. He stepped closer again, but the feeling was different now. Less rush. More meaning. When he kissed me, it wasn't hurried or careless. It was steady. Grounded. A kiss that said this mattered. My husband didn't look away. He didn't tense. He stayed right there, watching, choosing this with me.
Just when I thought the moment had fully settled, Chloe turned toward the door. She paused, just long enough to look back. "You really think this ends here?" she murmured. The door closed behind her with a soft click. My husband spoke quietly, certainty in his voice. "She's not finished." The kiss ended. Darren's hand still rested at my waist. My husband's fingers were tight around mine. We had crossed into something new, but there was a shadow now, lingering at the edge of it. And for the first time, I wondered if control had shifted in ways we hadn't planned. The silence Chloe left behind wasn't uncomfortable. It felt almost sacred. I stood there between two men, heart still racing, lips warm, hands still held. Time seemed to slow, giving us room to breathe. My husband turned to me first. "Are you okay?" I nodded. I was more than okay. I felt seen. Trusted. Desired, not just in a physical way, but in the way that reaches deeper. By the person who knew me best and still chose to open the door wider. Darren stepped back, giving us space. He smiled, and there was no pride in it. Just appreciation. "You two have something rare," he said quietly. My husband looked at him, then at me. "We built something rare," he said. "And you helped us remember it." The moment wasn't about intensity anymore. It was about what had always been underneath. The years we shared. The honesty. The unspoken understanding that held us together. Nothing had been broken. Something had grown. Later, after Darren left and the house finally settled into quiet, we sat together on the bed in the dark. Our legs tangled beneath thin sheets. The room still warm from everything we'd stirred, and everything we'd trusted. "You didn't have to say yes," I whispered. "I didn't," he replied, brushing his thumb gently across my cheek. "I said keep going. Because I wanted you to feel alive." I leaned into his touch. "I did. Because you were still holding me." We kissed then. Slow. Familiar. The kind of kiss shaped by years, not moments. I curled against his chest, listening to his heartbeat, knowing that even though we'd stepped past old lines, we'd somehow found our way home again. We didn't need anyone else to define what closeness meant for us. We had written that story ourselves. And when morning came, we'd keep writing it. Together.